हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाक्षी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, वेदाक्षी क्लासेस एक यूपी बोर्ड के लिए समर्पित ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बच्चों क्लास 9, 10th, 11th, 12th आदि विषयों के लगभग सभी विषयों के वीडियोस प्राप्त होते हैं। बच्चों लगातार आप लोगों का उत्साह उमंग हमें देखने को मिल रहा है और बच्चों इससे हमें बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और इसी ऊर्जा के साथ हम आप लोगों के लिए नए नए प्लान्स सोच पा रहे हैं, कैसे हम आप लोगों के लिए चीज़ें आगे ले जाएं, कितने बेहतर तरीके से आगे ले जाएं जिससे कि आप 100% अंक हासिल कर पाएं। तो बच्चों केमिस्ट्री में हम लोगों ने विलियन चैप्टर शुरू किया था। काफ़ी लंबे समय से विलियन हम आपको पढ़ा रहे हैं। विलियन में हमने आपको एक एक टॉपिक जो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद में दिया गया था सिलेबस में, वो मैंने आपको कवर कराया। साथ ही साथ बच्चों हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो आपको करवाए और बच्चों टॉपिक वाइज करवाए। अणुसंख्य गुणधर्म विलेनों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और साथ ही साथ बच्चों सांद्रता पदों पर आधारित न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर है बच्चों वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए बच्चों आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में 5 अंक निर्धारित हैं और इसके अंदर देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो बच्चों वैद्युत रसायन के अंदर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकताएं क्या होती हैं यह जानना पड़ेगा आपको, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराश का नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव जानेंगे, नष्ट समीकरण जो कि बच्चों इस चैप्टर की आत्मा है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है यहाँ पर नष्ट समीकरण, और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध को जानेंगे। तो बच्चों ये बहुत थोड़े से टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं और अगर आप इतने टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों आप यहाँ पर 5 अंक पाने के हकदार हो जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण नियम छुपा हुआ है, वो है बच्चों कोलराश का नियम। जैसे कि पिछले चैप्टर में विलियन में हमने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया था और बच्चों राउल्ट का नियम पढ़ाया था। तो किसी भी चैप्टर को जब आप फिनिश किया करिए तो एक बार मन में सोचा करिए कि हमने कौन से नियम इसके अंदर पढ़े। तो विलियन में आपने हेनरी का नियम पढ़ा बच्चों, जो गैसों की द्रव्यों में विलेयता को समझाता है, और बच्चों आपने समझा राउल्ट का नियम। यहाँ पर बच्चों आप पढ़ेंगे कोलराश का नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके अंदर वैद्युत अपघटन संबंधी और भी 2 नियम फैराडे के नियम, लेकिन बच्चों अब वो आपके यहाँ कोर्स में नहीं है, अब वो डिलीट कर दिया गया है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा परिषद से जाकर के वेबसाइट से जाकर के लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि अब ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो 30% में जो कम किया गया सिलेबस है बच्चों, तो वो आप देख सकते हैं वैद्युत अपघटन के नियम, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए इकाई 3 में वैद्युत रसायन से वैद्युत अपघटन के नियम बच्चों 30% कम किए गए पाठ्यक्रम में है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, ड्राई सेल नहीं पढ़ना, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ना, सीसा संचायक सेल यानी बैटरीज में आपको लेड स्टोरेज बैटरी, ईंधन सेल और संचारण के बारे में भी नहीं पढ़ना। ये अब आपके यहाँ डिलीटेड पार्ट में है तो इसका हमें अध्ययन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक में जर्नी शुरू करते हैं चैप्टर में और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें किस क्रम से पढ़ें कि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों कम से कम मेहनत के साथ। तो चलिए बच्चों ये आपको हम सिखाते हैं। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर जो आपका अंक निर्धारित है इस चैप्टर से वो है 5। तो 5 अंकों के लिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसके अंतर्गत, तो आपको बहुत मन लगा करके इसे अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर में अपनी जर्नी को। जानते हैं वैद्युत रसायन का क्या अर्थ है। तो बच्चों ये चैप्टर एक्चुअली 2 चैप्टर्स या 2 शाखाओं का मिलन है।
इसके अंतर्गत बच्चों फिजिक्स का वैद्युत शब्द लिया गया है और केमिस्ट्री का रसायन शब्द लिया है। अर्थात बच्चों इसमें वैद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन हमें करना है और वह भी बच्चों किसके अंतर्गत, रासायनों के अंतर्गत। अब केमिस्ट्री में रासायन क्या होते हैं? रासायन के रूप में बच्चों यहाँ पर अम्लों का, क्षारों का या लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या स्टडी करना है बच्चों? फ्लो का स्टडी करना है। किसका? इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का। तो अगर हम ये कहें कि वैद्युत रसायन आखिर है क्या, तो हम कहेंगे बच्चों विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का अध्ययन करते हैं या बच्चों आयनों का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसे ही वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन बच्चों क्या है? विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हम अध्ययन करें किसका? या तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में या तो आयनों के रूप में। ठीक है, अब आयन बच्चों अम्ल है, क्षार है, लवण है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ चलिए आयन लिख देते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का खूब अध्ययन करते हैं। आप फिजिक्स में देखिए पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। तो वहाँ पर बच्चों आप सीखते हैं जब आवेश स्थिर हो और स्थिर आवेश होने पर बच्चों हम उसमें चार्ज का स्टडी करते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। सेकेंड चैप्टर है बच्चों फिजिक्स में इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर हम अध्ययन करते हैं चीज़ों का जब चार्ज क्या हो? गतिमान हो, अर्थात जब आवेश गतिमान हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों हमें प्रवाह का अध्ययन करना है यानी गति का अध्ययन करना है। किसके गति का बच्चों? इलेक्ट्रॉनों के या आयनों के, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन या आयन गतिमान नहीं होंगे बच्चों तब तक वैद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए बच्चों दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं हर जगह पर, या तो बच्चों क्या हो? या तो इलेक्ट्रॉन हो मुक्त, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो बच्चों आयन हो। ठीक है, अब फिजिक्स में तो कभी आपने आयन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों जो चालक होते हैं ज़्यादातर ठोस होते हैं और धातु के होते हैं। जैसे ये लोहे की छड़ है और इसके एक सिरे पे अगर आप करंट तार लगाएं तो दूसरे सिरे तक बच्चों करंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों जिस दिशा में फ्लो करते हैं उसके विपरीत दिशा में सदैव धारा का प्रवाह होता है। ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब बच्चों किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी उसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। पढ़ा है ना आपने ये? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मान लीजिए अगर हो रहा है इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान है, गति कर रहे हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में बच्चों क्या गतिमान होता है? आई अर्थात आवेश अर्थात धारा। ठीक है, तो ठोसों में बच्चों आयन का कॉन्सेप्ट नहीं होता सॉलिड्स में। फिजिक्स में जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही बताया जाता है कि धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। यही बात आपको हम भी यहाँ पर बताएंगे, लेकिन बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ जोड़ेंगे आयनों को भी, क्योंकि हमें बच्चों जोड़ना है यहाँ पर रसायन को। और रसायन जो भी होते हैं केमिस्ट्री में बच्चों वो ज़्यादातर या तो द्रव रूप में होते हैं, जलीय रूप में होते हैं, या फिर मॉल्टन यानी पिघले हुए अवस्था में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों या आयनों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ये चैप्टर बच्चों अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमें किन चीज़ों के बारे में समझ हो जाएगी, हम क्या चीज़ें सीख जाएंगे जो हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप अपने घर में जो बैटरी यूज़ होती है, बैटरी जानते हैं ना, इन्वर्टर में लगी होती है, आप उस बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आपके घर में सेल यूज़ होते हैं, जो सेल डाले जाते हैं रिमोट्स में, वॉचेस में, घड़ियों में। बटन सेल्स होते हैं बच्चों जो घड़ियों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल। ये सब सेल क्या हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, जान जाएंगे आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों तो आप ईंधन सेलों के बारे में जान जाएंगे। ईंधन सेल क्या होते हैं? अपोलो मिशन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पे गए थे तो किस प्रकार का बच्चों वो ईंधन लेकर के गए थे, किस प्रकार से वो धरती से चांद तक की दूरी को तय कर पाए थे, वो सारी चीज़ें बच्चों आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे।
चूंकि अब आपके यहाँ संक्षारण नहीं है, कोरोजन हट गया, वरना बच्चों हम आपको यह भी सिखाते कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, अर्थात एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना क्या होता है और इससे क्या फायदे होते हैं। जब हम एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं तो बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ फैक्ट है जो पढ़ाया जाता है। इसके अंदर संक्षारण के बारे में सिखाते कि सरकारों का प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि धातुएं समय के साथ साथ डिके हो जा रही हैं, संक्षारित हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों इन चीज़ों को आपके यहाँ से हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर कभी समय मिला तो स्पेशल आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे जिससे कि आप उन चीज़ों का भी लाभ उठा पाएँ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे इस चैप्टर में चलते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पढ़ना है सबसे पहले सेलों के प्रकार। किसके प्रकार? सेलों के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सेल बच्चों बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, कोशिका वाला है ना। ये सेल जो बच्चों है यहाँ पर, ये वो वाला सेल है जो घड़ियों में प्रयोग होता है, या जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है, वो उस तरह के सेल्स की यहाँ बात की जा रही है। तो बच्चों जो सेल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं सेलों के? देखिए, नंबर एक, जिसे बच्चों हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, इनके बारे में समझेंगे, वैद्युत अपघटनी सेलों के बारे में। और दूसरे प्रकार के जो बच्चों सेल हैं उन्हें हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इन दो प्रकार के सेलों का हमें यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन करना है। और फिर बच्चों इन सेलों को पढ़ने के बाद हम जानेंगे वैद्युत चालकत्व के बारे में, चालकताओं को समझेंगे विलेनों के भीतर, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलराश का नियम, ये सब बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे इस चैप्टर में जोड़ेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। तो एक बार पहले इन दोनों में आपको अंतर पता चल जाए कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो वैद्युत धारा को किसमें, जो वैद्युत धारा है यानी वैद्युत धारा के रूप में जो वैद्युत ऊर्जा है उसको ये बदल देते हैं किसमें बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में। तो इन सेलों का जो मुख्य कार्य है बच्चों वो क्या है? वैद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके यहाँ पूछी जाती है कि वैद्युत अपघटनी सेलों का क्या कार्य है। तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और वैद्युत रासायनिक सेल बच्चों क्या होते हैं? इनका जो काम है वो इनसे जस्ट उल्टा है। ये सेल बच्चों क्या करते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इन सेलों का प्रयोग करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि वैद्युत अपघटनी, आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम प्रयास करेंगे ये आपको समझा पाए कि किस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और जानते हैं वैद्युत अपघटनी सेलों के बारे में। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल, इन्हें अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बच्चों ये सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है ना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे सेल जिनके भीतर या जिनके अंदर कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो ये करते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया, जिनके अंदर वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, क्रिया होती है। ठीक है,
तो कैसे बच्चों इनके अंदर वैद्युत अपघटन क्रिया होती है, वैद्युत अपघटन होता क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब चलिए बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए ये बच्चों एक वैद्युत अपघटनी सेल है। ये मान लीजिए आपके घर का एक बड़ा सा बर्तन है कोई, और इस बर्तन को आपने क्या नाम दे दिया, इस बर्तन को नाम दे दिया आपने वैद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत अपघटन की क्रिया हम कराने जा रहे हैं। तो ये वैद्युत अपघटनी क्या हो गया बच्चों, सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। ठीक है, अब इस सेल के भीतर हम बच्चों क्या भर लेंगे, एक विलयन भर लेंगे। ठीक है, और ये विलयन बच्चों कहलाएगा, ये जो हमने भर लिया यहाँ पर, ये कहलाएगा बच्चों वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, देखिए अपघट्य शब्द से अपघटन बना है, तो वैद्युत अपघट्य, अपघट्य का मतलब होता है जो टूट जाए। ठीक है, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो जब हम बच्चों किसी एक कंटेनर के अंदर किसी सॉल्यूशन को, किसी विलयन को, कैसे विलयन को, ऐसे विलयन को जो वैद्युत अपघट्य हो को भर लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन से वैद्युत अपघट्य होते हैं, कौन से वैद्युत अनपघट्य होते हैं। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जो जलीय अवस्था में या पिघले हुए अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, वही बच्चों कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अर्थात वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल जल्दी से देख लीजिए वैद्युत अपघट्य के क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बच्चों आप NaCl ले सकते हैं जलीय अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। तो आप NaCl अगर गलित ले लेते हैं, पिघला हुआ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी वैद्युत अपघट्य है। या आप नमक ले लें NaCl और इसको पानी में डाल दें, एक्वस पानी में घोल दें, चम्मच लेके नमक को पानी में घोल दें, तो बच्चों जो विलयन प्राप्त होगा वह भी बच्चों क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। या जितने भी आयनिक यौगिक आपने पढ़े हैं अब तक, चाहे वो NaCl हो, KCl हो, K2SO4 हो, Na2SO4 हो, PbBr2 हो, CaCl2 हो, ये सभी पदार्थ बच्चों जो होते हैं वो वैद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके भीतर बच्चों पाए जाते हैं आयंस। क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा था कि वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन हो और या तो बच्चों क्या हो, आयन हो, और आयन बच्चों आयनिक यौगिकों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आयनिक यौगिक हैं। इन आयनिक यौगिकों में ढेर सारे आयंस होते हैं, और इन आयंस के रूप में बच्चों ये क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह खूब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नहीं कर सकते हैं बच्चों वो क्या है, तो वो है बच्चों जैसे ग्लूकोज, ठीक है, वो है बच्चों सुक्रोज, सुक्रोज अर्थात चीनी। तो सुक्रोज बच्चों वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकता अर्थात वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। आप ले ले कैरोसिन ऑयल, आप ले ले पेट्रोल, आप ले ले एल्कोहल, ये सब भी बच्चों क्या है, एल्कोहल, ये सब भी बच्चों क्या है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। आप ले ले शुद्ध जल, शुद्ध जल मतलब क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा जल जिसके अंदर एक भी पानी ना हो, मिनरल वाटर ना हो जो हम पीते हैं, ऐसा पानी जिसके अंदर कोई मिनरल्स ना हो, तो बच्चों उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ ज़्यादा सही रहेगा लिखना आसुत जल, क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, आसुत जल लिख दें, सही है, तो डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। तो बच्चों ये सब जो पदार्थ हैं ये है वैद्युत अनपघट्य, जो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकते, अनपघट्य। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो वैद्युत अपघटनी सेल लिया, उस सेल के अंदर आपने किसी वैद्युत अपघट्य को भर लिया और इसके अंदर आपने डुबो दी दो छड़ें। ये दो छड़ें बच्चों धातु की हो सकती हैं, अधातु में ग्रेफाइट की हो सकती हैं, और इन दोनों छड़ों को आपने जोड़ दिया बैटरी से किसी सोर्स से। ठीक है, जब आप बैटरी से बच्चों उसे जोड़ देंगे तो बैटरी का एक सिरा होता है धनावेशित, दूसरा सिरा होता है ऋणावेशित। जो धनावेशित सिरा बच्चों बैटरी का होता है उसके कारण इस वाले छड़ पे धनावेश, और जो ऋणावेशित सिरा है बच्चों उसके कारण इस छड़ पे होगा ऋणावेश। जिस पर धनावेश है बच्चों उसे हम कह देते हैं एनोड। क्या कह देते हैं, एनोड। हालांकि ये कोई बहुत सही परिभाषा नहीं है, ऐसा आप हर जगह नहीं कह सकते कि जहाँ छड़ के ऊपर धनावेश है वो एनोड है, या जहाँ छड़ के ऊपर ऋणावेश है वो क्या है, कैथोड है। अभी हम आपको आगे चल के समझाएंगे कि एनोड और कैथोड अगर कहना है तो उसके लिए ऑफिशियल परिभाषा क्या है, कैसे एनोड और कैथोड इनकी परिभाषाएं
कही जा सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो छड़ें हैं, इन दोनों छड़ों को इस विलयन में डुबो दिया। ये विलयन क्या है? या तो बच्चों ये नमक पानी का घोल है, या तो बच्चों ये गलित पिघली हुई अवस्था में नमक भरा हुआ है, या KCl है, या बच्चों K2SO4 है, या कुछ भी भर लिया आपने। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से वैद्युत धारा यानी बैटरी से करंट अंदर भेजा। जब बैटरी से बच्चों अंदर करंट जाएगा तो करंट के जाने से होगा क्या कि जो यहाँ भरा हुआ विलयन है, इस विलयन के भीतर जो आयंस पड़े हुए हैं, आयंस क्या है बच्चों, चूंकि ये आयनिक पदार्थ से भरा हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि आयन पड़े हुए हैं NaCl, मान लेते हैं Na+Cl-। तो बच्चों जो आयन पड़े हैं, ये आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के तरफ गति करना शुरू कर देंगे। अभी जब आयन यहाँ पड़े हुए हैं, जब तक इलेक्ट्रोड से हम धारा नहीं भेज रहे थे, तो ये आयंस जो बच्चों थे वो अपने ठोस के साथ में साम्य की अवस्था में थे। ठीक है, NaCl टूटता है, Na+Cl- बनता है, ये दोनों फिर जुड़ जाते हैं, फिर NaCl ठोस बन जाता है, फिर ठोस टूटता है, Na+Cl- फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षित करते हैं। तो बच्चों ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की साम्य अवस्था चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रोडों को डाला, इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित की, वैसे ही बच्चों इनके भीतर जो साम्य अवस्था है वो डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब होते ही बच्चों क्या हुआ, जो नेगेटिव वाला आयन है यानी जो Cl- आयन है वो धनावेशित क्षण की तरफ माइग्रेट कर गया, और जो धनावेशित आयन है बच्चों वो ऋणावेशित क्षण की तरफ माइग्रेट करने लग गया। और इससे बच्चों हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो इस वैद्युत अपघट्य के रूप में जो इसके अंदर आयन मौजूद थे, वो आयन धीरे धीरे कम होने लगे, अर्थात वैद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो गई। आयनों के रूप में बच्चों जो यहाँ पर विलयन में पड़े हुए थे आयंस, वो अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के तरफ जाने लग गए। ठीक है, तो धनावेशित आयन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर, ऋणावेशित आयन धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। और बच्चों इसी को हम बोल देते हैं कि अब यहाँ पर वैद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो गई, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस प्रारंभ हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों इसे हम क्यों करा रहे हैं, इतना झंझट पालने का क्या काम है, आखिर हमें क्या फायदा है इससे? हम इंसान है बच्चों, बिना फायदे का कोई भी काम नहीं करते। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी अगर ये काम किया जा रहा है इंसानों के द्वारा, तो कुछ ना कुछ तो इससे लाभ ले रहे होंगे। तो लाभ बच्चों यहाँ पर ये है कि जब NaCl का वैद्युत अपघटन होगा तो इस क्षण के ऊपर बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, क्लोरीन गैस के रूप में निकलना शुरू होगी। अर्थात बच्चों समय के साथ साथ यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों इस वाले प्लस इस पे जा रहा है, माफ कीजिएगा। तो बच्चों समय के साथ साथ क्या होगा कि इस वाले क्षण पे सोडियम जा रहा है, तो समय के साथ साथ बच्चों सोडियम एक ठोस धातु है, तो ये धातु जो है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, अर्थात कैथोड के ऊपर सोडियम जमा होता जाएगा, क्योंकि सोडियम एक ठोस धातु है। तो समय के साथ साथ ये छड़ मोटी हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर सोडियम आयन जाके चिपक जा रहे हैं और सोडियम धातु के रूप में बदल जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, जो Cl ऋणात्मक आयन है वो जाकर के इस पर इकट्ठा हो रहे हैं, चूंकि क्लोरीन ठोस तो है नहीं, एक गैस है। तो बच्चों इस क्षण के सारे धीरे धीरे आपको क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती रहेगी। जब तक बच्चों हम यहाँ वैद्युत धारा भेजते रहेंगे, जब तक यहाँ वैद्युत अपघट्य पदार्थ पड़ा हुआ है, तब तक आयन बनते रहेंगे, आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाते रहेंगे, और इस प्रकार से बच्चों वैद्युत अपघटन क्रिया चलती रहेगी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बच्चों इन इलेक्ट्रोडों को बाहर निकाल लेंगे, इससे खरोच के हम अपनी सोडियम धातु को अलग कर लेंगे। और ये सोडियम धातु हमारे लिए बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। और यहाँ बच्चों जो क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त हो रही है, यहाँ इस गैस के रूप में यहाँ पर हम कोई इसको सिलेंडर से जोड़ देंगे, तो उस सिलेंडर के अंदर बच्चों हमें क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो जाएगी। तो वैद्युत अपघटन करना बच्चों हमारे लिए बहुत फायदे की चीज़ है, बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि हमें इससे प्राप्त होते हैं मनचाहे उत्पाद। अब सोचिए आपको सोडियम धातु की आवश्यकता है, तो कैसे लाएंगे सोडियम धातु? तो सोडियम धातु को प्राप्त करने के लिए यही तरीका है, इसी विधि द्वारा सोडियम धातु को प्राप्त किया जाएगा। या हमें लेड चाहिए तो यहाँ PbBr2 भर दो, या हमें कॉपर सल्फेट से कॉपर चाहिए तो CuSO4 का विलयन भर दो। तो हमें जिन धातुओं की आवश्यकता है, तांबा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो तमाम सारी धातुओं को बच्चों शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये एक बहुत अच्छी विधि है, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छा मेथड है, जिससे हम शुद्ध अवस्था में धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटनी सेलों के बारे में आपने जाना। ऐसे सेल जिनके अंदर वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है उन्हें वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। वैद्युत अपघटनी सेलों का मैंने आपको बना के दिखाया डायग्राम कि इन सेलों में बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, वैद्युत अपघट्य कहते हैं जिसे। वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघट्य का मतलब टूट जाते हैं, अर्थात जो अपने आयनों के रूप में बड़े सरलता से टूट जाते हैं पिघली हुई अवस्था में या जलीय अवस्था में। जितने भी आयनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, उनके अंदर आयन तो ठोस अवस्था में भी होते हैं लेकिन वो गतिमान नहीं होते हैं, वो बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं आपस में वैद्युत बलों के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चों उन्हें जल में डाला जाता है तो जल का परावैद्युतांक होता है बहुत अधिक, 80-81 के आसपास होता है। इतने अधिक परावैद्युतांक के कारण बच्चों क्या होता है कि जल जो है वो इन Na और Cl को बिल्कुल अलग अलग कर देता है, दूर दूर कर देता है, और NaCl बच्चों आयन के रूप में टूट जाता है, जिसके कारण बच्चों ये आयन्स जो बनते हैं, ये आयन्स वैद्युत धारा के प्रवाह में मदद कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि आयनों के कारण ही वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ चर्चा की। अपघट्य जाना आपने, अनपघट्य जाना आपने। अब बच्चों हम लोग चलते हैं और आते हैं इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं वो समझिए। तो इलेक्ट्रोड बच्चों ऐसे धातु के छड़ होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, मेटल के रॉड होते हैं, धातु के छड़ होते हैं। ये अधातु के भी हो सकते हैं बच्चों, और अधातु में केवल एक है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है, ठीक है। तो धातु के या अधातु में ग्रेफाइट के छड़ होते हैं, और इनका बच्चों प्रयोग क्यों किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है किसी विलयन में धारा को बैटरी से भेजने के लिए, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ये दो तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रोड। कौन कौन से दो तरह हैं देखिए, एक हो सकते हैं बच्चों एनोड और एक हो सकते हैं बच्चों कैथोड, ठीक है। तो एनोड ऐसी छड़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको लग रहा होगा, आपने अब तक पढ़ा होगा, जिनके ऊपर हमेशा धनावेश होता है। और कैथोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैथोड वे छड़ें होती हैं जिन पर हमेशा क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो बच्चों ये बात 100% सही नहीं है। अभी जब आप पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, कौन से सेल बच्चों, ये वाले सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, तो बच्चों यहाँ पर जो एनोड होगा ना, जो एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों एनोड और कैथोड की परिभाषा तो गलत हो गई, क्योंकि वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है, वो धनावेशित होता है, और जो कैथोड होता है बच्चों वो क्या होता है, वो ऋणावेशित होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल में जो इनके आवेश हैं और यहाँ जो आवेश है बच्चों बिल्कुल उल्टा है, वहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है। तो अगर हम इस आधार पर वर्गीकरण करें एनोड कैथोड का, तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि कहीं पर ये धनावेशित है, कहीं पर ये ऋणावेशित है। तो इसको हम कैसे सही तरीके से डिफाइन करें, तो बच्चों इसके लिए एक बहुत अच्छी परिभाषा है आपके लिए, वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए कि एनोड वे छड़ें होती हैं जिन पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी छड़ें या एनोड वह छड़ है जिस पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिन पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, उन्हें एनोड कहते हैं। और इसका उल्टा लिख दीजिए, ऐसी छड़ें जिन पर सदैव बच्चों क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों हम लोग कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर सदैव ऑक्सीडेशन और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। ये आपकी यूनिवर्सल परिभाषा है, हर जगह काम आ सकती है, ठीक है। तो आपने समझा एनोड कैथोड क्या होता है। अब एनोड कैथोड पर कैसे ऑक्सीकरण अपचयन होता है, अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिभाषा किसकी, वैद्युत अपघटन की। वैद्युत अपघटन की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर पेपर में आ जाए कि वैद्युत अपघटन को समझाइए, तो आप क्या प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटन क्या है, अब जो जो आपने किया है उसे आप बहुत व्यवस्थित तरीके से लिख दीजिए। तो देखिए आपने क्या क्या किया है,
आपने बच्चों यहाँ पर लिया है एक वैद्युत अपघटनी सेल और उसके अंदर डुबोए हैं इलेक्ट्रोड। काहे में डुबोए हैं? वैद्युत अपघट्ट के अंदर। इलेक्ट्रोडों को काहे से जोड़ा है? बैटरी से। बैटरी से क्या भेज रहे हैं बच्चों? वैद्युत धारा। वो वैद्युत धारा भीतर जाके क्या कर रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। उस वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। उस रासायनिक ऊर्जा के कारण बच्चों यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन हो रहा है। तो बस यही बात आपको सब जोड़ जाड़ के लिख देनी है असेंबल करके। तो देखिए कैसे लिखेंगे। वैद्युत अपघटन, तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में, ये विलयन बच्चों दो तरह से हो सकता है, या तो ये गलित हो सकता है और या तो बच्चों ये जलीय अर्थात एक्वस हो सकता है। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में बैटरी के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रोडों से धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो बच्चों क्या होता है? तो उससे आयनों का प्रवाह यानी कि फ्लो, आयनों का प्रवाह इलेक्ट्रोडों पर प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रोडों पर प्रारंभ हो जाता है, जिससे विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स शब्द बच्चों रेड और ऑक्स से मिलकर बना है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, इसीलिए कहा जा रहा है रेडॉक्स। तो जिससे विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर भिन्न भिन्न डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों? उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बच्चों कहते हैं हम? इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से तभी लिख पाएंगे जब बच्चों आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रोडों से धारा प्रवाहित की जाती है तो आयनों का प्रवाह इलेक्ट्रोडों पर प्रारंभ हो जाता है, जिससे विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोड लिखा है बच्चों, ये इलेक्ट्रोडों पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए अब कौन कौन से प्रश्न निहित हैं। क्या वैद्युत अपघटन की क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? जी हाँ बच्चों, वैद्युत अपघटन की क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसके अंदर एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब चलिए बच्चों एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और ये एग्जाम्पल्स आपके यहाँ खूब पूछे भी जाते हैं। तो देखिए प्रश्न है जो आपके यहाँ पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, पहले वो प्रश्न लिखेंगे फिर उसके उत्तर के रूप में आपको एग्जाम्पल देंगे। तो क्वेश्चन बच्चों आपके यहाँ पूछा गया है, वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत अपघटन क्या है? गलित NaCl, किस गलित का मतलब होता है पिघला हुआ, मॉल्टन। NaCl को बच्चों हम लोग कहते हैं चट्टानी नमक, अंग्रेजी में कहते हैं रॉक सॉल्ट, जो पहाड़ों से मिलता है। तो गलित NaCl यानी रॉक सॉल्ट के वैद्युत अपघटन को समझाइए।
वैद्युत अपघटन को समझाइए, वैद्युत अपघटन को समझाइए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके यहाँ का पूछा गया प्रश्न है, आप इसे अनसॉल्व्ड में देख सकते हैं, किसी वर्ष में पूछा गया है। तो बच्चों आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर आपको लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वैद्युत अपघटन की परिभाषा लिखनी है। तो वैद्युत अपघटन क्या है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, अब इतना सब बड़ा बड़ा आपको न याद रहे तो आप शॉर्ट में भी इसे लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, धारा कहाँ से प्रवाहित करेंगे, बैटरी से तो प्रवाहित करेंगे। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अपघट्य बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा का प्रवाह करा सकते हैं, अर्थात जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ न ले लें, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज आदि पदार्थ। ठीक है, ये नहीं लेने हैं हमको। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चों हमें इलेक्ट्रोडों पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। आप ऐसा भी अगर लिख देंगे तो बच्चों ये बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है, ज़्यादा लंबे चौड़े स्टेटमेंट को अगर ना याद कर पाए तो इतना भी ठीक है। तो वैद्युत अपघटन क्या है, तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रेडॉक्स क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। यही आ जाएगी वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं विलयन के भीतर, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो नहीं करते हैं वो वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अनपघट्य पदार्थों में ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया ये सब आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप परिभाषा स्वयं लिखें। गलित NaCl का एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, और ये बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। थोड़ी बहुत बच्चों आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, अंग्रेजी जो है वो अब बहुत आवश्यक है, आप लोगों को आने वाले समय में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपको इसको समझा देते हैं। मॉल्टन NaCl कहा गया है, तो नमक ले लीजिए, नमक को भर लीजिए वैद्युत अपघटनी सेल में, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर नमक ले लीजिए। चट्टानी नमक है, पहाड़ों से नमक को ले आए, काला नमक वही वाला, और ला के उसे क्या किया, कुचर लिया, पीस लिया, और उसे बच्चों क्या कर लिया, पिघला लिया ताप दे करके, और पिघला करके उसे कंटेनर के अंदर भर लिया। और जब कंटेनर के अंदर भरोगे तो बच्चों पिघले हुए अवस्था में क्या होगा, उससे आयन का, ठोस अवस्था में नहीं होगा, पिघले हुए अवस्था में बच्चों क्या होगा, उससे आयन्स का सेपरेशन हो जाएगा, वो Na+ और Cl- आयनों के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, और इन आयनों का इस ठोस के साथ बच्चों क्या रहेगा, एक साम्य अवस्था रहेगी। साम्य की अवस्था का मतलब ये है, ये टूटा इसमें, ये जुड़ा, फिर ये टूटा, फिर ये जुड़ा, फिर ये, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों क्या होगा, हम बैटरी से धारा भेजेंगे, इलेक्ट्रोडों धारा भेजेंगे, धारा के भेजते ही देखिए डायग्राम भी साथ ही साथ बता ही दें आपको, कहीं आप ना समझ पा रहे हो, टाइम थोड़ा लगता है इन सब चीज़ों को करने में। तो ये बच्चों क्या है, बैटरी, इलेक्ट्रोड, ये हमने भर लिया है पिघला हुआ नमक यानी NaCl। नमक पिघला है, पानी एक को बूंद नहीं है, तो NaCl टूटेगा Na+ Cl- में। जब तक धारा नहीं भेज रहे हो सब इक्विलिब्रियम में मस्त है, अपना साम्यावस्था में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से धारा भेजी, साम्यावस्था डिस्टर्ब हुई, साम्यावस्था डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्ब होते ही Cl चला गया प्लस वाले छड़ की तरफ और Na चला गया माइनस वाले छड़ की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर बच्चों क्या होगा, सदैव मैंने बताया ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। OX का मतलब ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा देखो जरा, तो एनोड पर यानी प्लस पर जा कौन रहा है, Cl जा रहा है। कौन जा रहा है, Cl। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसका नाम एनोड और इसका नाम कैथोड आया कहाँ से, छड़ों के नाम ये एनोड कैथोड पड़े कहाँ से। तो बच्चों छड़ों के नाम जो एनोड पड़े हैं, एनोड का मतलब है एनायन, यानी जिसके ऊपर एनायन जाए। अब Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋणायन, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनायन कहा जाता है। और Na+ को क्या कहेंगे बच्चों, अंग्रेजी में कैटायन कहेंगे। तो कैटायन जिस छड़ पे जाए, कैटायन यानी कि प्लस वाला जिस छड़ पे जाए, तो कैटायन जिस छड़ पे जाएगा बच्चों वो क्या है, कैथोड है, ऐसे याद करो। और एनायन जिस छड़ पे जाए बच्चों वो क्या है, एनोड है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर क्या होगा,
एनोड पर कौन जाएगा बच्चों? तो एनोड यहाँ पे धनावेशित छड़ होती है। याद रखना वैद्युत अपघटन में एनोड हमेशा धनावेशित होता है और कैथोड हमेशा ऋणावेशित होता है। तो एनोड पर Cl जाएगा और Cl किस रूप में जाएगा? Cl माइनस के रूप में पड़ा हुआ है विलयन के अंदर। यहाँ से माइग्रेट करके इस छड़ के पास पहुंचेगा। छड़ बच्चों कैसी है? धनावेशित है। छड़ तो भूखी बैठी है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। Cl जाएगा, Cl जाके प्यार से छड़ को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा भैया ये ले लो इलेक्ट्रॉन। Cl के पास जो अधिक इलेक्ट्रॉन था, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? इस छड़ को, एनोड को थमा दिया और थमा के बना दिया Cl। अब चूंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं क्लोरीन प्रकृति में द्विपरमाणु गैस है, तो यानी कि यहाँ बनेगा Cl2। तो Cl2 बनेगा तो आपको यहाँ 2 Cl लेना पड़ेगा और 2 Cl लेना पड़ेगा तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त कर रहा है, तो 2 Cl कितना इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त करेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त करेंगे और ये बन गई सोडियम, माफ कीजिएगा, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस एनोड के सारे यहाँ पर निर्मुक्त होने लगेगी, प्राप्त होने लगेगी। यहाँ बुलबुले उठने लगेंगे क्लोरीन के, हरे पीले रंग के। ठीक है, तो बच्चों देखिए एनोड पर हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। देखिए हो रहा है ना, Cl अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है बच्चों, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग एट कैथोड। कैथोड पर समझेंगे क्या होगा। तो देखिए कैथोड कैसी छड़ है? तो कैथोड बच्चों वैद्युत अपघटन में हमेशा ऋणावेशित छड़ होती है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, एनोड पॉजिटिव से जुड़ी होती है। अब बच्चों कैथोड पर क्या होगा? कैथोड है नेगेटिव छड़, तो नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव, यानी कैथोड पर जाएगा सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जाएगा यहाँ पर Na प्लस। प्लस का मतलब बच्चों होता है कि उसके पास ऑलरेडी कंगाली है, यानी उसके पास ऑलरेडी आटा गीला है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब सोडियम पर है इलेक्ट्रॉनों की कमी, 1 प्लस है अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बच्चों सोडियम को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? जो Cl ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एनोड को जाके थमा दिया है, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को थमा दिया, एनोड वही इलेक्ट्रॉन बैटरी के द्वारा कहाँ भेज देगा? कैथोड को भेज देगा और उसी इलेक्ट्रॉन को सोडियम जाकर के प्राप्त कर लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सोडियम आयन पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और बना देगा सोडियम ठोस। चूंकि सोडियम बच्चों एक परमाणु है और ठोस रूप में है, तो समय के साथ साथ बच्चों क्या होगा? जो कैथोड वाली छड़ है ना, वो मोटी होती जाएगी। क्यों मोटी होती जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर सोडियम धातु आकर के एकत्रित हो रहा है, तो समय के साथ साथ ये छड़ मोटी हो जाएगी। एज द टाइम पासेस द रॉड बिकम्स थिकर, मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों चूंकि हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन संतुलित होने चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को देखिए तो 2 है, यहाँ देखिए तो 1 है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैसे आप बैलेंस करोगे? उसके लिए बच्चों आपको पूरी अभिक्रिया में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 Na हो गया, तो यहाँ पर भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर वैद्युत अपघटन हुआ और इस वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिले, उत्पाद मिले, वो क्या मिले? तो आप इसके लिए इन दोनों अभिक्रियाओं को ऐसे जोड़ के लिख दो, एनोड और कैथोड की, तो टोटल कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये हुआ बच्चों 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स आउट 2Na, सोडियम मिला आपको ठोस के रूप में, और प्लस बच्चों क्या मिला आपको यहाँ पर? क्लोरीन गैस के रूप में मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो उत्पाद मिला वो सोडियम ठोस और क्लोरीन गैस मिली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि वैद्युत अपघटन क्या है। गलित NaCl के वैद्युत अपघटन को समझाइए। तो गलित NaCl के वैद्युत अपघटन से हमें एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को पूछे जाने का एक और तरीका है, देखिए वो तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, देखिए कि गलित NaCl के वैद्युत अपघटन से एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों को लिखिए। एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों को लिखिए।
उत्पादों को लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है बच्चों। तो अभी अभी आपने देखा था तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। कैथोड पर देखिए आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है सोडियम धातु, सोडियम मेटल ठोस के रूप में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार का आपके यहाँ पूछा गया प्रश्न है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब जल्दी जल्दी आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और इसके जोड़ दें कि जिससे कि आप इसे और अच्छे से समझ लें। तो एक प्रश्न और है, अभी गलित था, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब जलीय NaCl, नमक को पानी में घोला। ठीक है, तो जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन को समझाइए, वैद्युत अपघटन को समझाइए, इलेक्ट्रोलिसिस को समझाइए। तो बच्चों इसका वैद्युत अपघटन कैसे करेंगे देखिए। अब जलीय है तो जलीय को हम लोग एक्वस भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन को हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या है देखिए, कंटेनर आपको पहले बना के दिखाते हैं। ये एक कंटेनर है जिसे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। बच्चों चीज़ें देखते देखते ही याद होती हैं, लिखते लिखते ही याद होती हैं। तो खूब लिखिए, खूब देखिए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको याद ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों धनावेशित मान लीजिए सिरा, ये ऋणावेशित मान लीजिए। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को यहाँ पर कैथोड कहते हैं। और बच्चों ये धनावेशित है तो धनावेशित वाले को यहाँ पर हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। अब इसके अंदर जो विलयन भरा है बच्चों, तो विलयन कौन सा भरा है, विलयन भरा है नमक पानी का घोल। नमक पानी का घोल अर्थात इसके अंदर पड़ा हुआ है बच्चों सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में पड़ा हुआ है पानी। ठीक है, दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है स्थिति समझिए। स्थिति यहाँ पर यह है कि इसके अंदर है NaCl, तो नमक आयनित होगा बच्चों कैसे, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, और बच्चों जो इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है H2O, वह भी आयनित होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, वैसे जो शुद्ध जल होता है बच्चों, प्योर वाटर होता है, वो बहुत कम आयनित होता है, लेकिन NaCl की उपस्थिति में ये आयनित होगा और इससे बच्चों ठीक ठाक H आयन और OH आयन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब विलयन के अंदर बच्चों आपको 4 प्रकार के आयन मिल रहे हैं। पहले कितने थे, जब गलित था NaCl, अकेला NaCl था पिघला हुआ, तो 2 आयन थे, सोडियम और क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर 4 आयन हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से एनोड पर कौन जाएगा। अब हम क्रियाएं यहाँ पर लिखेंगे एट एनोड, तो एनोड पर कौन जाएगा। तो समझिए बच्चों एनोड कैसी छड़ होती है, तो वैद्युत अपघटन में एनोड धनावेशित छड़ होती है, इस पर सदैव ऑक्सीकरण होता है। अब धनावेशित है बच्चों तो इस पर ऋणावेशित ही जाएगा। अब नेगेटिव में Cl भी है, नेगेटिव में OH भी है। अब यहाँ रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं, इस विलयन के अंदर 2 लोग दौड़ रहे हैं बच्चों, और इस रेस में कौन जीतेगा, तो रेस में बच्चों वही हमेशा जीतता है जो छोटा होता है, दुबला पतला होता है। तो ऐसा तो खैर केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ बस केवल समझाने के लिए कि Cl और OH में Cl अकेला परमाणु है, ये 2 परमाणु है OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, 2 परमाणु है, तो थोड़ा बल्कि होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा भारी होगा, थोड़ा मोटा होगा, तो दौड़ने में दिक्कत होगी। और जब दौड़ने में दिक्कत होगी बच्चों तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा कहाँ पर जाने में, एनोड पर। तो H2O से जो OH आयन प्राप्त होंगे वो जल्दी नहीं दौड़ पाएंगे और नहीं पहुंच पाएंगे। Cl यहाँ पर बच्चों क्या होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2Cl माइनस से। अब देखिए पीछे हम बता चुके हैं, बार बार नहीं समझाएंगे। माइनस यहाँ पर है तो यहाँ भी माइनस लगा दो, बिल्कुल आँख बंद करो, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, ये चलता है नियम। तो यहाँ 2 से गुणा है तो 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई आपको, कहाँ पर, एनोड पर। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा OH कहाँ गया, तो OH बच्चों यहीं बना रहेगा। ठीक है, इन दोनों में प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस किसको मिली, तो प्रेफरेंस बच्चों मिली Cl और OH। इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है वो आपको बताएंगे, अभी बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि Cl और OH में कौन पहुंचा, Cl पहुंचा। एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा बच्चों, तो कैथोड नेगेटिव छड़ होती है वैद्युत अपघटन में, नेगेटिव छड़ पे कौन जाएगा, H जाएगा या Na जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन या सोडियम में वही सोचिए, छोटा कौन, H होता है कंचे जैसा, परमाणु क्रमांक 1, मार्बल जैसा है, कंचे जैसा है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, 3 कक्षाएं हैं, पहली की दूसरी तीसरी, थोड़ा बड़ा होगा। तो बड़ा होगा बच्चों तो ये ना दौड़ पाएगा, ये दौड़ जाएगा। और जब ये दौड़ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर कौन पहले पहुँचेगा, H पहले पहुँचेगा दौड़ में या Na,
तो बच्चों H पहले पहुंच जाएगा और देखिए Na रह जाएगा। ये जीवन ही बच्चों एक रेस है, इसमें भी वही जीतता है जो बराबर चलता रहता है, जो दौड़ता रहता है। जो रुक गया वो थम गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन चूंकि एक द्विपरमाणु गैस है तो हमने इसीलिए पहले से यहाँ 2 से गुणा कर लिया था, क्योंकि हम जानते थे यहाँ 2 है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बच्चा जानता है एक द्विपरमाणु गैस है, बहुत ज्वलनशील है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट मिले हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब आपको लग रहा होगा कि सर हाइड्रोजन निकल गए, क्लोरीन निकल गए, ठीक है, बचा कौन विलयन में? बचे सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों क्या विलयन में पड़े पड़े एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे? जी नहीं बच्चों, ये जो विलयन में पड़े हुए सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हैं, ये अपोजिटली चार्ज हैं, विपरीत आवेशित हैं। ये एक दूसरे को पड़े पड़े ताकते नहीं रहेंगे, ये दोनों तुरंत आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के बना देंगे एक तीसरा उत्पाद, वो बच्चों होगा NaOH। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जो वैद्युत अपघटन के उत्पाद हैं, वो बड़ा मजेदार है। तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद के रूप में बच्चों आपको 3 चीजें यहाँ मिली। क्या क्या मिला बच्चों आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको मिली क्लोरीन गैस, कहाँ पर? एट एनोड। दूसरा क्या मिला बच्चों आपको? हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर? कैथोड पर। और तीसरा बच्चों क्या मिला? जब वैद्युत अपघटन समाप्त हो गया तो आपको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का विलयन। तो बच्चों इस वैद्युत अपघटन को करने के फायदे ही फायदे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम हैं। हमें इलेक्ट्रोडों पर तो उत्पाद मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों हमें कंटेनर के अंदर बाद में NaOH भी मिल जा रहा है, अर्थात ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की भी एक महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। तो ये देखिए बच्चों बहुत बड़ा अंतर है जलीय NaCl और मॉल्टन NaCl यानी गलित NaCl के वैद्युत अपघटन में। अब अगर यहाँ प्रश्न आ जाए, देखिए प्रश्न क्या आएगा, पीछे वाले में चलते हैं। तो पीछे वाले में था कि गलित NaCl के वैद्युत अपघटन से एनोड कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। अब गलित के ही जगह पर हम बच्चों क्या लगा दें? अगर गलित के जगह पर हम लगा दें, क्वेश्चन देखिए दूसरा है, गलित की जगह पर हम लगा दें जलीय NaCl, जलीय अर्थात एक्वस NaCl के वैद्युत अपघटन से एनोड कैथोड या जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनके नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ पर एट एनोड, देखिए एनोड पर क्या मिल रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पर आप एनोड पर क्या मिल रहा है? तो आपको एनोड पर मिल रहा है बच्चों क्लोरीन गैस, ठीक है, तो क्लोरीन गैस मिल रही है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? तो यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन गैस। और बच्चों साथ में क्या प्राप्त हो रहा है? तो वैद्युत अपघटन के बाद बच्चों आपको NaOH प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रबल क्षार भी आपको विलयन में मिल रहा है। तो ये बच्चों विशेषता है NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन की। अब यहीं पर बच्चों देखिए एक और बढ़िया प्रश्न जोड़ते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, और प्रश्न ये है कि जब आप जलीय वैद्युत NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो समय के साथ साथ विलयन के pH मान पे क्या फर्क पड़ेगा? विलयन का pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा या 7 रहेगा? तो बच्चों जब शुरुआत में आप ये विलयन यहाँ भरेंगे तो नमक को पानी में घोलेंगे तो विलयन लगभग 7 रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चों विलयन से क्या होगा, जैसे जैसे विलयन से H आयन और Cl आयन हाइड्रोजन और क्लोरीन के रूप में निकलते जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलते जाएंगे, जैसे जैसे वैद्युत अपघटन होता जाएगा वैसे वैसे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, Na और OH आपस में जुड़ के NaOH बनाते जाएंगे। और बच्चा जानता है कि NaOH तो बच्चों एक प्रबल क्षार है और क्षारों के लिए जो pH मान होता है बच्चों वो सदैव क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वैद्युत अपघटन में जो विलयन का pH मान है बच्चों वो बढ़ता जाएगा 7 से, और बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रबल क्षार NaOH यहाँ पर बन रहा है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन में विलयन का pH मान क्या होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? तो बच्चों 7 से अधिक होता है, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, एक और वैद्युत अपघटन समझते हैं। थोड़ा समय हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो मेरे पढ़ाने में, लेकिन बच्चों चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है।
तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, आप उठा करके पढ़िए, एक एक चीज़ आपको वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जलीय कॉपर सल्फेट का, जलीय कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक है। अगर हम जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन करें तो उत्पाद क्या होंगे, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही एक कंटेनर लेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, पूरा ऑपरेटर सेट। अब उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट टूटेगा बच्चों कॉपर आयनों में और सल्फेट आयनों में, ठीक है। याद रखें चार्ज हमेशा प्लस माइनस बैलेंस होते हैं, जब भी कोई लवण टूटता है तो आवेश हमेशा संतुलित होते हैं, जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, ठीक है। और बच्चों चूंकि इसके अंदर जल भी है, जली की बात की जा रही है, तो जल किस प्रकार टूटेगा, हाइड्रोजन आयनों में और हाइड्रोक्साइड आयनों में, ठीक है। अब आप बच्चों बताइए एनोड पे क्या प्राप्त होगा। तो एनोड पर बच्चों हमेशा कौन पहुंचता है, तो एनोड धनावेशित क्षण होती है सदैव वैद्युत अपघटन में, और धनावेशित क्षण पर बच्चों हमेशा ऑक्सीकरण होता है, मतलब एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, और एनोड पर जाएगा नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव में कौन जाएगा, OH जाएगा या SO4 जाएगा। तो बच्चों बार बार हम आपको संशय में ना रखें, सीधे सीधे आपको नियम बता दें क्या है, तो नियम देख लीजिए। तो बच्चों कौन सा आयन प्रेफरेंशियली पहले जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कौन से आयन के लिए क्या क्रम बताया गया है। तो बच्चों बताया यह गया है कि सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3-, जो आयन ज़्यादातर आपको मिलेंगे, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये इतने आयन हैं। इनमें से जो आयन जितना नीचे है वही बच्चों सबसे पहले पहुंचेगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे अभी आप देखिए इसके पीछे वाले में मैंने आपको छोटा मोटा बता दिया था कि मैंने कहा Cl और OH में कौन जाएगा, तो Cl छोटा है ये चला जाएगा, OH बड़ा है ये नहीं जा पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट बच्चों वो तो बस याद करने के लिए आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट ये है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हो सकता है कि OH और SO4 में OH बच्चों क्या है, छोटा है, 2 परमाणुओं से है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। सल्फेट एक S4O यानी 5 परमाणुओं का समूह है, बड़ा है, भारी है, नहीं दौड़ पाएगा, तो पहले नहीं पहुंचेगा, पहले OH पहुंच जाएगा, और पहले OH पहुंच जाएगा बच्चों तो OH- से क्या बनेगा, OH- से बच्चों सदैव H2O प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखेंगे OH से क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। आप संतुलित करिए तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, तो विषम संख्या है, सम में बदलो तो 2 से गुणा करो तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 से गुणा करो 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, माइनस बच्चों यहाँ लगा है तो आपको यहाँ पर भी माइनस लगाना है, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी त्याग होते हैं तो बच्चों उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ OH गया, SO4 नहीं गया, क्योंकि मैंने रूल बताया है जो नीचे है वो पहले जाएगा, जो ऊपर है वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले आयन बच्चों पहले पहुंचते हैं इलेक्ट्रोडों के ऊपर, ध्यान रखेंगे आप। तो एनोड पर बच्चों क्या प्राप्त हुआ आपको, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। H2O जल है और जल जल में ही पड़ा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन जो आपको यहाँ मिल रहा है वो ऑक्सीजन है। कैथोड पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखिए तो कैथोड बच्चों ऋणावेशित क्षण होती है, यहाँ पर इस पर सदैव अपचयन होता है, तो ऋणावेशित क्षण पे कौन जाएगा, Cu और H में कौन पहले पहुंचेगा। तो अब ऐसे तो आप H छोटा और Cu बड़ा कहेंगे, तो बच्चों ये कोई नियम नहीं है, तो इसके लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ेगा बाकायदे, और वो बच्चों है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप पढ़ेंगे, क्रियाशीलता पढ़ेंगे तत्वों की, तो आप समझ जाएंगे। तो ये है बच्चों लिकबा सरकाना, लिकबा सर का ना मग अल मन जन कर, मंजन कर, फी सड कोनी, फिसड कोनी कोबाल्ट निकल, फिसड कोनी, सन पब ह कु हज अज पटऊ, PTAU,
ठीक है बच्चों। तो इसका रूल ये है, जो जितना आगे है, मतलब जो जितना आगे की तरफ है वो बच्चों उतनी जल्दी पहुंचेगा। जैसे वहाँ नीचे था, यहाँ चाहे ऐसा भी कह सकते हो, जो जितना नीचे है वो क्या होगा बच्चों, उतनी जल्दी प्रेफरेंशियली पहुंचेगा। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर। तो अब बताइए बच्चों, H और Cu में पहले कौन जाएगा? H और Cu में तुलना करिए। तो मैंने कहा जो जितना नीचे वो पहले पहुंचेगा, तो H और Cu बच्चों Cu पहले पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे पीछे ऑप्शन, तो H और Cu में रेस है, इस रेस में कौन जीतेगा, H जीतेगा या Cu? तो छोटा और मोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वहाँ चल गया था, यहाँ नहीं है। तो H और Cu बच्चों Cu पहले पहुंचेगा, क्योंकि Cu कहाँ है? देखिए इस श्रेणी में आगे है। इस श्रेणी को याद कैसे करेंगे बच्चों? तो इस श्रेणी को याद करना अगर नहीं आया तो लिख लीजिए, लिख बा सरकाना, लिख बा सरकाना, मग अल मन जन कर फीसड कोनी सन पब हाकू हज अज पटऊ। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज है पूरी, आप इसे ध्यान रखें। और इस श्रेणी में जो जितना आगे है इसे बच्चों क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। आगे पढ़ाएंगे भी आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी इसी चैप्टर में, तो इसके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो आगे है वो पहले पहुंचेगा। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब हमने जली NaCl लिया तो Na और Cl में पहले कौन गया? तो Na और Cl में बच्चों यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा, Na और H में पहले कौन गया? तो H गया था। क्यों H गया था? क्योंकि इस श्रेणी में आप देख सकते हैं H ये है बच्चों और Na ये है, जो आगे है वो पहले पहुंचेगा। तो Na से और आगे आने पर H आ रहा है ना, तो जो आगे है वो पहले पहुंचेगा। तो H और Cu में पहले कौन पहुंचेगा बच्चों? तो Cu पहले पहुंचेगा यहाँ पर। तो देख लीजिए H और Cu पहले कौन पहुंचेगा? Cu। तो आप लिख सकते हैं Cu+2 गिव्स Cu सॉलिड, कॉपर एक ठोस धातु है। तो यहाँ बच्चों प्लस है तो +2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया अपचयन। ठीक है, ओके। अब बताइए बच्चों विलयन के अंदर कौन बच गया? तो विलयन के अंदर बच गया बच्चों, देखिए कॉपर चला गया, OH चला गया। तो कॉपर और OH तो विलयन से निकल गए। अब तेरा क्या होगा? कालिया, यानी H और SO4 आपस में क्या करेंगे? तो हवन तो नहीं करेंगे। H और SO4 बच्चों ये अपोजिटली चार्ज आयन है, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बना देंगे H और SO4 की क्रिया से बन जाएगा बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि तेजाब, H2SO4 बन जाएगा। तो बच्चों ये देखिए गुठलियों के दाम वाला प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे आम के आम, यानी कि कॉपर तो मिल ही गया आपको, तांबा बहुत मजबूत, बहुत ठोस, बहुत अच्छा धातु है तांबा। तो आपको वैद्युत अपघटन में कैथोड पर तांबा तो मिल ही गया, ब्राउन कलर का मेटल। कैथोड धीरे धीरे खूब मोटा हो गया होगा, क्योंकि उसमें तांबा जमा हो गया है भूरे रंग का। तो तांबा उसको निकालेंगे, तांबे को बाहर करेंगे, 98.99% या 99% प्योर तांबा मिल गया। और साथ साथ बच्चों हमको यहाँ पर विलयन एक मिल गया सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। तो बच्चों ये देखिए वैद्युत अपघटन के फायदे हैं कि जब भी हम कभी वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें ढेर सारे इस तरह से उत्पाद मिल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों वही क्वेश्चन यहाँ पर भी कि बताइए वैद्युत अपघटन के क्या उत्पाद हैं? तो आप बताएंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद बच्चों यहाँ पर है, एनोड पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस। जल ना बताइएगा, जल कभी कोई उत्पाद नहीं होता है, जब जल यहाँ खुद ही ले रहे हो तो जल कोई उत्पाद नहीं है। तो यहाँ बताएंगे ऑक्सीजन मिल रहा है एनोड पर, कैथोड पर मिल रहा है कॉपर धातु ब्राउन कलर का, और बच्चों विलयन के रूप में प्राप्त हो रहा है बाद में वैद्युत अपघटन के हमें सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए विलयन का पीएच मान क्या होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस? जब वैद्युत अपघटन की क्रिया चल रही होगी तो बच्चों पीएच मान पे क्या फर्क पड़ेगा? तो H2SO4 एक अम्ल है और अम्लों के पीएच बच्चों हमेशा 7 से कम होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों वैद्युत अपघटन की क्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएच का मान 7 से कम होता जाएगा। जब हम शुरुआत में क्रिया शुरू करेंगे सेल के अंदर ये सब भर के कॉपर सल्फेट और जल, तो पीएच मान लगभग 7 रहा होगा क्योंकि जल है। लेकिन जैसे जैसे अपघटन की क्रिया बढ़ती जाएगी विलयन से कॉपर आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निकलते जाएंगे एनोड कैथोड पर, वैसे वैसे बच्चों H2SO4 बनता जाएगा और ये एक अम्ल है और अम्लों के पीएच 7 से कम होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान विलयन का पीएच मान घटता जाएगा। पीछे वाले में क्या था? बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ NaOH बन रहा था। तो बच्चों देखा आपने कौन सा आयन पहले जाएगा? तो नेगेटिव वाले में बच्चों जो सबसे नीचे है वो पहले जाएगा। ठीक है, तो लिख दें क्या? ये तो आपके लिए जगह हालांकि नहीं है। तो जो आयन
जो आयन नीचे है वह पहले जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे वाले में भी बताइए, लिख दें। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, लिख बा सर काना मग अलमंजन कर फी सड कोनी सन पब हाकू हज अज पटऊ। ये सारे एलिमेंट कौन से हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये तत्व हैं बच्चों। और इन तत्वों के लिए भी यही बात है कि जो नीचे है वो पहले है। ठीक है, तो जो नीचे वो पहले जाएगा, वो पहले जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोडों पर, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, अपने संगत इलेक्ट्रोड पर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये होमवर्क है, आप लोग इसे अच्छे से करें। उम्मीद है आप कर पाएंगे और बहुत आसान है। आपको करना है गलित लेड ब्रोमाइड PbBr2, ठीक है, का वैद्युत अपघटन और बताने हैं इसके उत्पाद। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग इसका सिर्फ ये लिखें कि एनोड पर ये और कैथोड पर ये मिलेगा। तो PbBr2 का वैद्युत अपघटन जरूर लिखें। ठीक है, और मुझे उत्पाद बताएं। तो गलित PbBr2 का वैद्युत अपघटन में एनोड कैथोड के प्रोडक्ट बताइए। एनोड कैथोड के प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट्स बताइए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है और इस होमवर्क को आप लोग करिए। नेक्स्ट वाला जो बच्चों सेशन होता अगर तो बच्चों होता फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियमों पर। चूंकि अब वो आपके यहाँ नहीं है तो अब वो आपको नहीं पढ़ाएंगे हम। अब बच्चों हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो सीधे सीधे शुरू करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल और जानेंगे बच्चों वहाँ पर कैसे रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू ऑल।